के हवाले से प्रॉपर लेक्चर्स की एक सीरीज होगी और इस सीरीज में हम सिलसिलावार बड़े तरतीब के साथ हम तमाम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आज का जो पहला लेक्चर है, तो आज का लेक्चर एज ऑफ चौसर पे है। क्योंकि हम चौसर से शुरू करेंगे। चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और इसी ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, इसको एक नई शेप दी। इस हवाले से हम सबसे पहले चौसर से शुरू करेंगे और हम इससे ही लेक्चर्स का अपना सिलसिला, अपना आगाज करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एज ऑफ चौसर की, और एज ऑफ चौसर में जो साइनॉप्सिस हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। कुछ पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रांजिशनल पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। एज ऑफ चौसर जो है, इसमें जो सबसे अहम चीज है कि इसमें लोग ग्रूम कर रहे थे एंड पीपल वर गोइंग टुवर्ड्स द चेंज। इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, द पीरियड ऑफ चेंज कहते हैं इसको। और मोस्ट एक्टिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये पीरियड बहुत ज्यादा एक्टिव था, इसमें बहुत सारा काम हो रहा था और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी थी, बहुत सारी चीजें टूट रही थी, बहुत कुछ बन रहा था, बहुत सारी ओल्ड ट्रेडिशंस जो है वो खत्म हो रही थी, बहुत कुछ नया आ रहा था, साइंस की तरफ रुझान हो रहा था, लोगों का स्टडी की तरफ रुझान हो रहा था, लोग समझ पा रहे थे अपनी सूरत हाल को, अपनी पोजीशंस को। कुल मिला के ये एज, इसमें बड़ी गहमा गहमी थी। इस एज में बहुत ज्यादा लोगों में शऊर पैदा हो रहा था और लोग समझ रहे थे कि जिस तरह से वो मिडीवियल और ओल्ड तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, दैट वाज नॉट इनफ फॉर देम। दे टेंडेड टुवर्ड्स चेंज। तो इसलिए हम इसको इसे कहते हैं, ये एक्टिव है, इसमें बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी चेंजिंग्स और बहुत सारे हमें ऐसे मामलात नजर आते हैं जिसको हम मॉडर्न और ओल्ड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। कॉम्प्लिकेटेड इस हवाले से कि इसमें चूंकि तब्दीली आ रही थी, चीजें तब्दील हो रही थी, लोगों में शऊर पैदा हो रहा था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे। आगे चल के हम सारी एग्जांपल्स के साथ इसको डिफाइन करेंगे। ब्लैक डेथ हो गया, पीसेंट रिवॉल्ट हो गया, 100 ईयर वॉर हो गया। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, इनसे वो निपट रहे थे, इसलिए इसको हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पीरियड समझते हैं। चौसर को कहा जाता है कि चौसर इज अ ब्रिज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। और चौसर अपनी आंखों से ये सारे मामलात को देख रहा था, सारे माहौल को देख रहा था, हर चीज को वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, और उसके वर्क में भी ये चीजें नजर आती हैं। ट्रांजिशनल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था और इसने इंग्लैंड को बहुत ग्रूम किया। इंग्लैंड अपने पांव पे खड़ा हुआ। इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल वे में बहुत ज्यादा तरक्की की, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा तरक्की की, साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की की और दीगर शोबाजात में इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा तरक्की की। और फिर वो आने वाले वक्त का बहुत बड़ा मुल्क और फिर सुपर पावर भी बना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशनल पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में तब्दीली लाने वाला ये दौर था। और इसमें चूंकि चौसर था तो इसलिए चौसर की अहमियत बढ़ जाती है। ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम मिडीवियल टू मॉडर्न, ये पहले जिक्र हो चुका है, ये एक ऐसी तब्दीली थी जो पुराने जमाने से नए जमाने में आ रही थी। लोगों का जहन बदल रहा था, लोग अपने आप को अब उस स्टेज पे नहीं देखना चाहते जैसे वो सदियों से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि ये दौर बहुत ही सुनहरा दौर माना जाता है और इस दौर में बहुत सारी तब्दीलियां भी रूनुमा हुई। फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट। अब ये जो डार्कनेस है, इसके हवाले से हम देखते हैं कि डार्कनेस से बहुत कुछ मुराद लिया जाता है। डार्कनेस से मुराद इलिटरेसी है, डार्कनेस से मुराद लोग जो गुमराह थे, मिसगाइडेड थे, मिसलेड थे, ये मुराद लिया जाता है। और एनलाइटमेंट से मुराद आगाही है, इल्म है, तब्दीली है, बेहतरी है। सो अ ट्रांजिशन फ्रॉम मिडीवियल टू मॉडर्न, फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट। So this was the biggest thing in the age of Chaucer. The age is of the 14th century, and then the 15th century got
द इफेक्ट ऑफ द 14th सेंचुरी, और उसमें फिर चीजें तब्दीली, इसमें तेजी आ जाती है. All the problems of the modern world had sprung up, though the unscientific, superstition, religious and backward tendencies were still prevailing. अब यही हम बात कर रहे थे कि चौसर के दौर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे मसाइल थे, और वो जो मसाइल थे उन्होंने इकट्ठे ही जन्म लिया, सबने इकट्ठे ही वो ग्रूम हुए, इकट्ठे ही बढ़े. Though the unscientific or superstition, religious and backward tendencies were still prevailing, कि अभी जो unscientific चीजें थी वो मौजूद थी, टोटके लगाना और चांद की गर्दिश को देकर इलाज करवाना और इस तरह की बेशुमार जो unscientific और इलॉजिकल चीजें थी वो जमाने के अंदर मौजूद थी. सुपरस्टिशंस जो है वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा तोहमत परस्ती थी लोगों में, और लोग ये समझते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल, उनका हल जो है वो लॉजिकल नहीं है, बल्कि ये कोई रूहानी और कोई रूहों का चक्कर है, कोई ऐसी चीज है जो उनके पीछे लगी हुई है. और वो दलाइल पे नहीं जाते थे, वो लॉजिक पे नहीं जाते थे, आर्गुमेंट्स पे नहीं जाते थे, बल्कि वो हवाई बातें करते थे. रिलीजियस एंड बैकवर्ड टेंडेंसीज, तो रिलीजन जो है वो उसका रोल बहुत नेगेटिव था उस हवाले से. रिलीजन को गाइड नहीं कर पा रहा था, बल्कि रिलीजियस जो क्लासेस थी वो बहुत ज्यादा करप्ट थी, और वो लोगों को मजीद उस तरफ ले जा रहे थे जहां उनको नहीं जाना चाहिए था, और वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे थे. शायद उसकी वजह ये थी कि वो खुद नहीं जानते थे. और बैकवर्ड टेंडेंसीज के दौर और वो इलाके और वो लोग, सबका रुझान माजी की तरफ था. कुछ लोग जो है उनको समझ आना शुरू हो गया, जैसे हमने बात की कि ये ट्रांजिशनल पीरियड है, तो कुछ लोगों ने बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर दिया, सवालात पूछने शुरू हो गए, वो क्रिटिकल हो गए अपने तमाम मामलात को लेकर. सो these are the things which were very important in the age of Chaucer. Point number 4. The people of his era had started accepting the change from the medievalism to modernism. The people of his era, यानी उस दौर के जो लोग थे, had started accepting the change. लोगों ने तब्दीली को कबूल करना शुरू कर दिया था. किसी भी इलाके में, किसी भी दौर में, मुल्क में जो तब्दीली होती है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. इंसान पहले पहल किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो चेंज उसको बेहतर लगता है, उसको फौरन एक्सेप्ट करता है, फिर उसकी जगह माशरे में, समाज में बन जाती है. द चेंज फ्रॉम द मिडिवलिज्म टू मॉडर्निज्म, तो लोग पुराने दौर से अब नए दौर की तरफ आ रहे थे. एंड एवरीवन एक्सेप्टिंग इट, हर कोई इसको कबूल कर रहा था. हम इसको कह सकते हैं इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस. ये एक इनकलाबी, एक रुझान था, एक रेवोल्यूशन सा आ रहा था, उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा था. पॉइंट नंबर 5. द सेंचुरी विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन फेडरलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशनल स्पिरिट. दैट इज द चेंज ऑफ द माइंड. कि जब लोगों ने ये देखा कि हमारा जो मुल्क है, इसमें जो सारा कुछ संभाल रहे हैं ये जगीरदार हैं, किंग एंड किंगली है, ये जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, ये जो फ्यूडल्स हैं, ये जो एलीट क्लास है, ये उनका इस्तेहसाल यानी एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको मिस यूज कर रही है उनको. तो उन्होंने इस चीज को देखा, और जब उनको शऊर आया और अपनी जात की इकदार उनको हुई, अपनी समझ आना शुरू हुई, तो फिर उनमें ये तब्दीली रोनमा हुई. सो द सेंचुरी विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन फेडरलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशनल स्पिरिट. लोगों ने अपने आप को देखा कि हमारा मुल्क है, अगर मुल्क होगा तो हम भी होंगे, अगर मुल्क नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे. लिहाजा वो बजाय के फ्यूडल्स के तलवे चाटने के, उनकी हिदमात करने के, उनको सर्व करने के, उन्होंने कलेक्टिवली अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा, और उन्होंने सोचा कि हमें मजीद ग्रो करना है. और ग्रो कैसे करना है? हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं, हम मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क को आगे लेके चलते हैं, बजाय कि इंडिविजुअली जोर लगाने के. सो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और इसमें जो इंग्लिश नेशन है उसका स्पिरिट हमें नजर आता है, वो ग्रूम करना शुरू हो गई, वो आगे बढ़ना शुरू हो गई. अब हम अगले लेक्चर में यहां से ही पॉइंट नंबर 6 से ही बात शुरू करेंगे. तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है. एज ऑफ चौसर के हवाले से पॉइंट नंबर 6 शुरू करते हैं. देयर वाज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ लेबर क्लास. तो उस दौर में बात ये हो रही थी
कि जो लेबर क्लास है उसके मसाइल बहुत ज्यादा थे। जैसे कि मैंने बताया कि एक वहां पर ऐसी, ये पॉइंट नंबर 9 में भी मौजूद है, ब्लैक डेथ, यानी एक ऐसी बीमारी आना शुरू हो गई जिससे बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। अब जब लोग मरना शुरू हुए तो फिर लेबर का मसला बन गया। जो फ्यूडल्स थे वो कहते थे कि हमें काम करके दें, उतना ही काम करके दें, जबकि लेबर क्लास जो थी और पीजेंट जो थे वो कहते थे कि हमसे उतना काम नहीं होता, और वो करते भी थे मगर उनसे नहीं हो पाता था। लिहाजा मजबूर होके उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दी, जिसको पीजेंट रिवोल्ट के नाम से भी या लेबर मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो लेबर क्लास ने जब रिवोल्ट की, प्रोटेस्ट किया, तो सारे का सारा काम जो है वो ठप हो गया। अब यहां पर चौसर के दौर में जब ये बात सामने आती है तो पहली दफा हिस्ट्री में लेबर क्लास को अपनी अहमियत का अंदाजा होता है, और वो ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हम क्यों ना हम अपने हकूक को मनवाएं, अपने राइट्स हासिल करें और अपनी डिमांड्स को, अपने मुतालबात को हम पूरा करवाएं। तो यहाँ पे पहली दफा इंग्लिश हिस्ट्री में देयर वाज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ लेबर क्लास। तो लोगों के अंदर ये शऊर जागा कि आखिर उनकी भी अहमियत है। जो अपने आप को गली कूचे के कीड़े मकोड़े समझते थे, जानवर समझते थे, आज उनको उनकी अकल ने ये बता दिया कि उनकी भी अहमियत है। अगर वो ना हो तो फिर काम कौन करेगा, और जब काम नहीं होगा तो फिर ये अमीर गरीब सब ठप हो जाएंगे, ये कोई भी कुछ भी नहीं खा सकता। तो इस वजह से उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस पर काम होना शुरू हो गया। The uninterrupted series of military activities between France and England was going on, and that was known as 100-Year War. It strengthens the spirit of freedom and patriotism among people. It also demolished the barriers between societies, especially the middle class. So पहले सिर्फ दो ही क्लासेस होती थी, अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। तो मिडिल क्लास ने भी जन्म लेना शुरू किया। लोगों ने अपने आप को एक्टिव किया और एक ऐसी बगैर दखल के अनइंटरप्टेड जो सीरीज थी, लगातार जो जंगें चल रही थी, मिलिट्री एक्टिविटीज थी, मिलिट्री इन्वेजन हो रहे थे, मिलिट्री एनकाउंटर्स हो रहे थे, रिटेलिएशन जारी थी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। आज तो ये बड़े दोस्त बने हैं, लेकिन उस वक्त में इनका बहुत ज्यादा जंग जदल थी इनके दरमियान, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। और हमें ये हिस्ट्री बताती है कि जब कोई भी दो मुल्क आपस में ठान लें कि उन्होंने अब सुलह करनी है और बसना है अमन के साथ, तो ये मुमकिन है। फ्रांस और इंग्लैंड ने ये काम करके दिखाया, वाज गोइंग ऑन। तो ये जो जंग थी इनके दरमियान जारी थी उस दौर में, और ये एक ऐसी जंग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, ये चलती जा रही थी। इट वॉज नोन एज 100-Year Wars। इसको 100 Years War के नाम से भी जाना जाता है। इट स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड पेट्रियटिज्म अमंग पीपल। इस जंग के दौरान लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और सबसे जो अहम चीज जानी वो ये जानी कि उनके अपने राइट्स क्या हैं, आजादी किसे कहते हैं, उनकी अहमियत क्या है, फाइट किसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होता है। और फिर बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने आए और उनको उन्होंने हल किया। तो ये लोगों के अंदर एक पैट्रियटिज्म का, मुहिब्बुल वतनी का, अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा होना शुरू हुआ। इससे एक और चीज भी खत्म हुई, इट ऑल्सो डिमोलिश द बैरियर्स बिटवीन सोसाइटीज। मुख्तलिफ तबकात में जो एक चीज बांटी जाती थी कि ये तबका बड़ा है, ये तबका छोटा है, ये जात बड़ी है, ये जात छोटी है, इसका भी खात्मा हुआ। क्योंकि जंग में जब सब लड़ते थे, अमीर गरीब छोटे बड़े सब लड़ते थे, तो इससे फिर नेशनल स्पिरिट पैदा होता था और एक दूसरे के लिए हमदर्दी जागती थी और बराबरी की सतह बनती थी और इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी सबको, ताकि दुश्मन के खिलाफ लोग लड़ सकें। वहां तबकात नहीं देखे जाते थे। और मिडिल क्लास को ये समझ आना शुरू हो गई कि उनका भी दर्जा और रुतबा है। तो जो लोग लोअर क्लास के लोग थे, उन्होंने जब अपने आप को थोड़ा बेहतर किया, रिसोर्सेज हासिल किए, जॉब्स हासिल की, तो फिर एक नई क्लास बनी, दैट इज मिडिल क्लास। पॉइंट नंबर 8, द ओल्ड टेंडेंसी ऑफ शिवलरी, लव, वार एंड रिलीजन रीच्ड इट्स फुलेस्ट डेवलपमेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ शिवलरी है, जो बहादुरी का कॉन्सेप्ट है, ये हमें चौसर में नजर आता है, उसकी पोएट्री में नजर आता है। और ये जो चीज है ये अपने अरूज पर पहुंची है अभी। और ये जो टेंडेंसी थी शिवलरी की, लव, वार एंड रिलीजन इसमें शामिल होता। दिलेरी इसको कहते थे कि जिसके अंदर वतन की मोहब्बत हो, जंगो जदल लड़ने का हुनर हो,
और अपना जो कुछ भी वो काम करता है वो मजहब के ताबे हो, बादशाह के लिए वो करे। ये हम चौसर के कैरेक्टर नाइट में देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवलरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड डेलिनेटेड इन डिटेल्स, तो उसमें हम देखेंगे। तो रीच इट्स फुलेस्ट डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड, क्योंकि आजकल के दौर की तरह की शिवलरी वहां पे नहीं थी। वहां तलवार के साथ लड़ा जाता था, नेज़े का सामना करना पड़ता था, तीर कमान का मामला था। लेकिन आज की शिवलरी और उस दौर की शिवलरी में जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि यूं कह लीजिए कि सातों जमीनों और सातों आसमानों का फर्क है। क्योंकि तब हाथ से लड़ना पड़ता था, खुद लड़ना पड़ता था, और सच में जो रेसलर्स होते थे, पहलवान होते थे, जो लड़ते थे वही होते थे। आज तो सारी जंग एक बटन के ऊपर मुनहसर करती है, डिपेंड करती है। The most astonishing change was the Black Death, peasant revolt and labor movement. Following were the effects of these changes. ABCD में हम देखेंगे कि इन के इफेक्ट्स क्या थे, इनके क्या असरात थे। The most astonishing change, जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ब्लैक डेथ की वजह से आया। वो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा फिंसी और फोड़े बनते थे, एक ऐसे दाने बनते थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे। वो एक जख्म होता था और जख्म जो है वो एक नोटी बॉयल्स में बदल जाता था, और फिर उसके हेड्स जो हैं, यानी जख्म का जो हेड है वो ब्लैक हो जाता था और उसमें जहर भर जाता था, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। और इस बीमारी को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। ये एक एपिडेमिक थी जिसको रोकना बड़ा मुश्किल था, और जो जो इसकी जद में आता वो मरता जाता। बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग परेशान हुए। इस वजह से फिर पीसेंट रिवोल्ट ने सर उठाया, और जो फ्यूडल्स थे और जो किंग और किंगली थी, जो उस दौर के अरिस्टोक्रेटिक थे, उनकी समझ से ये बात बाहर थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो करें क्या। तो रिवोल्ट जो थी, पीसेंट रिवोल्ट, ये अरूज पर थी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। एंड लेबर मूवमेंट, और फिर किसानों की मूवमेंट्स बनना शुरू हो गई, और किसानों ने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया तो उनको राइट्स मिलना भी शुरू हो गए, जिससे उनकी ये और जदोजहद बढ़ गई। फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ दीज चेंजेस, ये नीचे दिए गए तमाम पॉइंट्स इसकी असरात में आते हैं कि क्या असर पड़ा इन तमाम सूरत हाल का। नंबर 1, एपिडेमिक्स कॉज्ड अ ग्रेट डिजास्टर। जो वबा फैली उससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्लैक नॉटी बॉयल्स अपीयर्ड ऑन द बॉडीज कॉजिंग हार्म टू द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड इनडायरेक्टली टू इकोनॉमी। लोग उससे मरने लगे, और जब मरने लगे तो फिर पैसा कहां से कमाएं, काम कैसे करें। जब काम ना हुआ तो फिर इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। इस वजह से फिर चेंजेस आना शुरू हो गई। द लेबर क्लास स्टार्टेड डिमांडिंग हाई वेजेस। अब जो लोग थे वो उनसे काम ज्यादा लिया जाता था। जब उनको 8 घंटे की बजाय 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता तो वो पैसे भी ज्यादा मांगते। जबकि फ्यूडल्स का कहना था कि चूंकि लोग मर गए हैं तो उसी उजरत में ये लोग सारा काम करें, और उनके बस में ना था, लिहाजा ज्यादा जो दिहाड़ी है, कमाई है, वो ज्यादा मांगने लगे। द किंग डिड नॉट एग्री एंड हेंस द पीसेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1381। तो आखिरकार 1381 में पीसेंट रिवोल्ट जो है वो सामने है, क्योंकि बादशाह इस बात से एग्री ना था, क्योंकि वो जेरे साया होते थे, जेरे असर होते थे तमाम फ्यूडल्स के साथ उनकी हुकूमत चलती थी। तो वो ना माने, क्योंकि फ्यूडल्स को नुकसान था। इसलिए पीसेंट रिवोल्ट जो है वो एकदम से उभरी। उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो फिर हम काम भी नहीं करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। For the first time, the working man became aware of his powers, which was a trend towards modernism. So that was the reason. Very importantly, I am going to say that कि 64 की एज में ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो सारा कुछ बंद हुआ और उन्होंने घुटने टेके बड़ी ताकतों ने, तो फिर पीजेंट्स को समझ आई कि हमारी वर्थ कितनी है, हमारी पावर्स कितनी है। तो आम आदमी को अपनी ताकत का एहसास तब होता है, और फिर यही चीज उनको मॉडर्निज्म की तरफ लेके जाती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में सबसे पहले ये लिखा हुआ है, द प्रेस्टीज ऑफ चर्च वाज बिगिनिंग टू डिक्लाइन। यानी चर्च का जो वकार था, चर्च की जो इज्जत थी वो कम होना शुरू हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि चर्च में बहुत ज्यादा बुरे काम होने लगे थे, चर्च करप्ट हो चुका था, चर्च के वो मामलात नहीं रहे थे जो होने चाहिए, चर्च अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। इस वजह से अब चर्च का जो वकार है, जो उसकी इज्जत है, उसका जो बहुत ज्यादा मुकाम हुआ करता है लोगों की नजरों में, वो गिर चुका है। ये वजह बनी कि चर्च जो है वो एक मजहबी बहुत अहम जगह है,
क्योंकि ये मजहब यहीं से शुरू होता है, यहीं से मजहब को उसको प्रचार किया जाता है, मजहब का प्रीच किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, और ये एक सेंटर हुआ करता था, आज भी है। लेकिन उस दौर में चर्च मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुका है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि चर्च का जो मामला था वो हॉट बेड ऑफ करप्शन हो चुका है, यानी यूं कह लें इट बिकेम द हॉट बेड ऑफ करप्शन। चर्च जो है वो हॉट बेड ऑफ करप्शन हो चुका है, यानी बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है चर्च में, और चर्च की करप्शन की वजह से लोगों का एतबार, लोगों का एतमाद अब चर्च से उठ चुका है। इस वजह से चर्च अब अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा नहीं रहा, तो लोग इसके ऊपर अब बिलीव नहीं कर रहे, और चर्च मटीरियलिस्टिक हो चुका है, यानी बहुत ज्यादा दुनियावी जो मामलात हैं वो चर्च के अंदर हो रहे हैं। तीन जो ट्राइएंगल बन चुका है तीन लोगों का, किंग और किंगली का, अरिस्टोक्रेट्स का और पादरी लोगों का, यानी जितने भी प्रीस्ट होते थे, बिशप्स होते थे और जो हेड ऑफ चर्च होते थे, उनका काम ये था कि वो अमीरों को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगे और उनकी जो जिंदगी है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस वजह से चौसर के दौर में जो चर्च था उसकी इज्जत, उसका मुकाम अब खो चुका है, यानी चर्च की वो इज्जत नहीं रही जो होनी चाहिए। दिस प्रोवोक्ड मैनी रिफॉर्मिस्ट स्पेशली वाइक्लिफ and William Langland who tried to eradicate such evils from the society। इसी वजह से क्या हुआ कि जो उस दौर के बहुत अहम लोग थे जिनको रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, बाशाऊर लोग थे, जो राइटर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, और बिलखसूस जो जमाने का, मुआशरे का, अपने मुल्क का, सोसाइटी का दर्द रखने वाले थे, उसकी कदर करने वाले थे, इन सब लोगों ने क्या किया कि अब नुक्ता चीनी करना शुरू हो गई है, ये उंगली उठाना शुरू हो गए। दे पुट द फिंगर ऑन द कैरेक्टर ऑफ द चर्च बिकॉज दे डिडंट लाइक व्हाटएवर द चर्च वाज डूइंग। अब हुआ ये कि चर्च की इस करप्शन की वजह से लोगों का एतबार उठ रहा है, लोगों का वो एतमाद नहीं रहा, तो चर्च के ऊपर से बहुत ज्यादा जो जिम्मेदारियां थी वो निभाने का जो एक अमल है वो खत्म हो चुका है। चर्च अब मटेरियलिस्टिक हो चुका है, दुनिया परस्त हो चुका है, दुनिया के पीछे भाग रहा है। तमाम दुनियावी काम जो चर्च में राहब होते हैं वो दुनिया से हट के होते हैं, वो दरवेश हुआ करते हैं, वो दुनियादार नहीं हुआ करते। मगर अब चर्च के मंक और उनके पादरी और उनके प्रीस्ट, ये रेक्टर, जितने भी उनके ओहदेदारान हैं, वो सब के सब अथॉरिटेटिव लोग, वो सब के सब जिनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी थी, कोई पोजीशन थी, कोई चर्च में कोई भी उनके पास मुकाम था, वो सब के सब लोग अब करप्शन की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ चुकी है, और चंद एक लोग बाकी बचे जिनकी वजह से चर्च का मुकाम कायम रहा। और उनमें से हम चौसर के कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे कि चौसर ने जो एक बात की है पार्सन के हवाले से, क्लर्क के हवाले से, और कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर उसने जाहिर किए। ये चंद एक लोग थे जो चर्च की प्रेस्टीज को संभाल रहे थे, उसके मुकाम को संभाल रहे थे। बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो दुनियादार बन चुके थे और चर्च के लिए इज्जत की बजाय जिल्लत का सबब बन रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो बड़े बड़े राइटर्स थे, जैसे कि विलियम लैंगलैंड का जिक्र किया गया है, वाइक्लिफ का नाम लिया गया है, ये वो लोग थे जो चौसर की तरह माइल्ड स्टाइल नहीं यूज करते थे, ना ही ये एक लाइट हार्टेड क्रिटिसिज्म करते थे, ये सीधी सीधी बातें उनको करते थे और उनको चोर और लुच्चे लफंगे कहते थे, जिनसे उनको बहुत गुस्सा भी आता था। और आम बंदा जो चर्च की करप्शन देखता भी था मगर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए चर्च के हवाले से, भले ही वो लोग करप्ट हैं लेकिन इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस वजह से वो लोग इतने मशहूर नहीं हुए और ना ही उनकी बातों को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई जितने अच्छे अंदाज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइल्ड स्टाइल यूज करके, बड़ी विटिसिज्म के साथ, बड़ी अकलमंदी, जहानत और बड़ी नपीतुली बातों के साथ, और इसने चौसर ने ये सारे मामलात को उठाया। हमने एक लफ्ज पढ़ा है रिफॉर्मिस्ट, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं कि जितने भी राइटर्स होते हैं वो सब अपने अपने दौर के रिफॉर्मिस्ट होते हैं। कुछ डायरेक्टली रिफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली रिफॉर्म कर रहे होते हैं। ये रिफॉर्म का मतलब इस्लाह लेके आना, बेहतरी लेके आना, लोगों को मेंड करना, लोगों को दुरुस्त करना, मुआशरे को समझाना और इल्म की तरफ, आगाही की तरफ, शाऊर की तरफ लेके आना। तो ये सारी सूरत हाल जो है उस दौर में चल रही थी, उस दौर में हो रही थी। तो ये जो लोग हैं ये रिफॉर्म करने के लिए अब उठ खड़े हुए और उन्होंने चर्च के तमाम मामलात के ऊपर, तमाम एक्टिविटीज के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी और इन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई, बेड़ा उठाया कि हम चर्च के अंदर होने वाली तमाम ईवल्स को, गुनाहों को और फॉइबल्स को, वीकनेसेस को हम इरेडिकेट करेंगे, यानी उनका खात्मा करेंगे, उनको खत्म करेंगे। ये चौसर के दौर का एक बहुत ही अहम वाकया है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 11 में, एन incredible development took place in the field of literature।
जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि चौसर का दौर बहुत ज्यादा उसमें गहमा गहमी थी, बहुत ज्यादा ट्रोमाइल था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी, बहुत सारे मामला जो है वो उलझे हुए थे, और ये एक ऐसा दौर था जिसमें दौड़ लगी हुई थी और लोग जो हैं वो मॉडर्निज्म की तरफ आ रहे थे, मेडिवलिज्म से निकल रहे थे। एज चौसर इज अ ब्रिज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, द बैड एंड द गुड। बैड इस हवाले से कि उस दौर में बहुत कुछ बुरा हो रहा था और चौसर वो बुनियाद बना जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छाई की तरफ लाना शुरू किया उसने, और बहुत सारी चीजें अच्छाई की तरफ आई भी। अब ये जो दौर है ये बहुत अहम है, इस हवाले से अहम है कि इंग्लिश लिटरेचर में पहले इतना काम नहीं किया गया जितना चौसर के दौर में हुआ, क्योंकि ये चौसर को ऐसे ही फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री नहीं कहते। जैसे गालिब है, ये गालिब को उर्दू के हवाले से कहा जाता है कि ये उर्दू शायरी का बाप है। इसी तरह जो चौसर है वो इंग्लिश शायरी का बाप है। जेन ऑस्टन को माना जाता है कि ये मदर ऑफ इंग्लिश नॉवल है। इस तरह हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है कि ये इंग्लिश नॉवल का बाप है। इसी तरह वो लोग जिन्होंने बड़ा बाकमाल काम किया होता है उनको फादर और मदर के नाम दिए जाते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में। वो एक लंबी लिस्ट है, वो फिर कभी डिस्कस होगी। अब देखें, इसमें इनक्रेडिबल का मतलब है नाकाबिले यकीन, कि यकीन नहीं आता कि चौसर के दौर में इतना काम हुआ कैसे। और चौसर अकेले ने प्रोलॉग लिखी और उस प्रोलॉग के अंदर जो उसने 20 स्टोरीज भी लिख डाली। उसका जो प्लान था कि वो 120 स्टोरीज लिखना चाहता है, और अगर वो लिख देता तो ये बहुत रिमार्केबल काम होता है। लेकिन अगर हम हाली प्रोलॉग को देखें तो प्रोलॉग भी बहुत ज्यादा अहम उसने की काम किया है, और सारी की सारी हीरो कपड़े में लिखा, उसको रिफाइन करके लिखा, तमाम की तमाम बातें उसने बड़ी अहम लिखी। रियलिज्म के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा, उसमें हमें रोमांटिसिज्म भी नजर आता है, आइडियलिज्म भी नजर आती है कहीं कहीं, और रियलिज्म के बहुत सारे पॉइंट्स नजर आते हैं। और ये असाइनमेंट भी है कि डिस्कस चौसर एज अ रियलिस्ट। तो चौसर एक रियलिस्ट है क्योंकि उसके बहुत सारे एविडेंसेस हमें प्रोलॉग में से मिल जाते हैं। प्रोलॉग को लिखना, इसमें कैरेक्टर्स को लिखना, कैरेक्टर्स की इडियोसिंक्रेसीज को लिखना, उनके तमाम हैबिट्स को लिखना, उनकी आदत को बयान करना, उनके बिहेवियर्स को बयान करना, उनके प्रोफेशंस को बयान करना, उनकी बैकग्राउंड को बयान करना, उनकी जो अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं उनको डिस्कस करना, ये लिटरेचर के हवाले से बड़ा अहम काम है, क्योंकि ऐसा काम कंप्रीहेंसिवली हमें नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर में बहुत ज्यादा काम हुआ चौसर के दौर में, और अपलिफ्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इससे जो पहला काम हुआ वो फ्रेंच और लैटिन को पीछे छोड़ दिया इसने, और वो काम शुरू होना शुरू हुआ जी किस पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज पे काम हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर बनना शुरू हो गया। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर बन रहा है तो इट मीन्स कि अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली अब वो उसको एक प्रेस्टिज मिलेगी, उसको एक मुकाम मिलेगा, और ये एक ऑथेंटिक लैंग्वेज होगी। और आज जो है ये दुनिया की सबसे जो मकबूल जुबानें हैं उनमें से है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश का इतना ज्यादा इसमें इसकी अहमियत है आजकल के दौर में। तो इंग्लिश लैंग्वेज को चौसर के दौर में अपलिफ्ट किया गया, और अपलिफ्ट इसको प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स और दूसरे जो वर्क्स हैं उनकी वजह से हुआ। चौसर के दौर के 3 हमें मिलते हैं, 2 अदवार मिलते हैं शायरी के। ये चौसर ने लैटिन और फ्रेंच में भी काम किया, और लैटिन और फ्रेंच का स्टाइल अपनाया, वहीं से उसने टेक्निक हासिल की, वहीं से उसने सीखा, और फिर ये सब बातें उसने सीख कर फिर इंग्लिश लिटरेचर में उसने, क्योंकि वो पॉलिश हो चुका था, और ये कहना कि उसने डायरेक्टली इंग्लिश में लिखा और बड़ा कमाल का काम लिख दिया, ऐसा नहीं है। वो पहले भी पोएट था, पहले भी ट्रांसलेटर था, उसने बहुत पहले काम सीखा हुआ था, किया हुआ था। वो तमाम मेथोडोलॉजी, वो तमाम टेक्निक्स उसने इंग्लिश में इस्तेमाल की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ फोकल पॉइंट। व्हाई? बिकॉज through this point we can say that he managed to write down a beautiful work which was a very comprehensive and completely he done this work, because he knew very well about the versification, the style of versification at that time, the trends, and even the start and the middle and the end of literature at that particular era. That's why Chaucer became the father of English poetry, because he was very prolific in writing. तो ये वो वजह बनी। अब हम देखते हैं कि अर्लियर लैटिन एंड फ्रेंच वर इन वोग। इन वोग का मतलब होता है कि लैटिन और जो फ्रेंच लैंग्वेजेस थी ये इनका दौरा था, इनके ऊपर काम होता था। और जो अरिस्टोक्रेट थे, जैसे आजकल जो अरिस्टोक्रेट होते हैं, अमीर लोग होते हैं, किसी भी मुआशरे में, बिलखसूस अगर हम अपने सब कंटिनेंट की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने को बहुत अच्छा समझा जाता है और ये इज्जत की बात समझी जाती है। इसी तरह इंग्लैंड में उस दौर में फ्रेंच बोलने को बहुत ज्यादा इज्जत की बात समझी जाती थी। हम समझ लें कि अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस नहीं बोलते और इंग्लिश बोलते हैं तो लोगों की निगाह में हमारी बड़ी इज्जत होगी। इसी तरह वो लोग समझते थे कि अगर हम इंग्लिश ना बोलें और फ्रेंच बोलें तो हमारी इज्जत होगी लोगों की निगाह में। तो जितने भी एरिस्टोक्रेट होते थे, फ्यूडल्स होते थे, एलीट होते थे, वो सारे के सारे फ्रेंच बोलते थे और फ्रेंच को एक फैशन और स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लैटिन जो लैंग्वेज थी ये चर्च की लैंग्वेज थी और चर्च इसको इस्तेमाल करता था, चर्च इसको यूज करता था। तो इससे पहले, इंग्लिश से पहले, यानी चौसर ने जब काम करना शुरू किया, इससे पहले फ्रेंच और लैटिन का दौरा था और बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर हो रहा था। बट इन द लेटर हाफ ऑफ द
सेंचुरी, मगर इस सेंचुरी का जो अगला पार्ट है, यानी हम 14th सेंचुरी का अगर एंड देखते हैं, यानी 14th सेंचुरी को अगर हम देखते हैं कि 1370 के बाद 1375 और 80 के दरमियान और उसके बाद बहुत ज्यादा काम हुआ इंग्लिश लैंग्वेज पे, और ये फिर इसको बहुत ज्यादा अहमियत भी दी गई, इसको बहुत ज्यादा आगे ले जाया गया। इंग्लिश सडनली ब्लॉसम्ड, एकदम से इंग्लिश के ऊपर काम होना शुरू हो गया और इंग्लिश जो है वो छा गई। मोर ओवर चौसर एंड हिज कंटेम्पोरेरीज, चासर और उसके तमाम जो साथी थे वो सब के सब कंट्रीब्यूटेड लॉट, उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा डाला इन ब्यूटिफाइंग इट, जुबान को बेहतर बनाने में और जुबान को पॉलिश करने में और उसका एक ऑथेंटिक डायलेक्ट बनाने में, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी वर्सिफिकेशन बेहतर बनाने में, इसकी वोकैबुलरी में काम करने में बहुत ज्यादा काम किया। अकेले चौसर ने नहीं किया, बल्कि उसके दौर के दूसरे जो राइटर्स हैं उन्होंने भी हिस्सा डाला। Many literary forms such as ballad, allegory, descriptive and narrative poetry flourished to the maximum। और उस दौर में फिर ये बहुत सारी जो फॉर्म्स थी शायरी की, उनको बनाया गया, उनको नाम दिया गया। जैसे कि हम बैलेड का जिक्र कर रहे हैं कि बैलेड उस दौर से लिखना शुरू की गई, पेस्टोरल बैलेड हो या फिर लिरिकल बैलेड हो या कोई और बैलेड्स हो, ये सारी की सारी ओरल बैलेड्स, ये सब इस पे काम होना शुरू हो गया। एलेगोरिकल पोएम्स लिखना शुरू हो गई, और एलेगरी जो है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे लिटरेरी टर्म्स के हवाले से। और एलेगरी का मतलब होता है कि किसी ऐसे सिंबॉलिक वर्क को जो किसी की और की मिसाल हो, जिसमें मिसाली एक काम किया जाए और मुराद हो कोई और अंदाज हो कोई और, यानी अल्फाज किसी और के लिए इस्तेमाल हो, ये पूरे के पूरे वर्क के अंदर ऐसा हो, तो उसे हम एलेगरी कह सकते हैं। जैसे फेरी क्वीन एक एलेगरी पोएम है बाय एडमंड स्पेंसर। अगली बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव पोएट्री। तो उस दौर में डिस्क्रिप्टिव पोएट्री शुरू हो गई, यानी पोएट्री के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टाइल को अपनाया गया और लोगों को ये बताया गया, चीजों को डिस्क्राइब कर करके, और फिर वाकयात को नरेट किया गया, चीजों को डिस्क्राइब किया गया। दोनों का मतलब बयान करना होता है। डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव दोनों का मतलब बयान करना है, लेकिन फर्क सुन लें। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, और नरेटिव का मतलब होता है किसी वाक्य को बयान करना। हालांकि दोनों का मतलब बयान ही है, एक चीज को बयान करना और एक वाकई को बयान करना, ये इन दोनों में फर्क है। तो ये भी जो पोएट्री है ये भी बहुत ज्यादा इसको माना गया और इसको पढ़ा गया, पढ़ाया गया, इसके ऊपर काम किया गया।